कभी सोचा है आपने कि पेट्रोल के दाम अचानक क्यों बढ़ जाते हैं, या फिर सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो जाती हैं, और आपके होम लोन की ईएमआई वो बिना बताए ऊपर नीचे कैसे होती रहती है। ऐसा लगता है ना जैसे कोई कोई इनविजिबल हाथ एक सीक्रेट रिमोट कंट्रोल से पूरी इकोनॉमी चला रहा है। सच कहूं तो ये बात काफी हद तक सही है। एक सेंट्रल बैंक है जो इस रिमोट को ऑपरेट करता है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम उसी रिमोट कंट्रोल को हाथ में लेने वाले हैं और उसके हर एक बटन के पीछे का राज डिटेल में डीकोड करेंगे। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी ना एक सुपर पावरफुल स्पोर्ट्स कार जैसी होती है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये या तो इतनी तेज भागेगी कि क्रैश हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई, या फिर ये इतनी धीरे हो जाएगी कि रुक ही जाएगी, जिसे हम कहते हैं रिसेशन यानी मंदी। तो फिर इस गाड़ी को एकदम परफेक्ट स्पीड पर चलाता कौन है? ड्राइवर है देश का सेंट्रल बैंक, और उसके हाथ में जो स्टीयरिंग व्हील और गियरबॉक्स है ना, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए आज ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं और इस डैशबोर्ड के हर कंट्रोल को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा कंट्रोल पैनल, हमारा डैशबोर्ड। हम इसकी फंक्शनिंग को 4 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। पहला है बैंकों के कंपल्सरी सेविंग्स। ये समझो इकोनॉमी के फाउंडेशन और सेफ्टी फीचर्स हैं। फिर है रेट का असली खेल। ये है गाड़ी के मेन कंट्रोल्स यानी एक्सेलरेटर और ब्रेक्स। तीसरा, मार्केट में डायरेक्ट एक्शन। ये हैं कुछ प्रो लेवल एडवांस्ड फीचर्स। और आखिर में आपके पॉकेट पर असर, जहां हम सारे डॉट्स कनेक्ट करके देखेंगे कि इन बटन्स का आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये रिमोट के वो सेटिंग्स हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं, बिल्कुल आपकी गाड़ी के सीट बेल्ट्स और एयरबैग्स की तरह। इनका काम है बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना और ये इंश्योर करना कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ भी जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स ना हो, और इससे समझे बिना आप आगे के एडवांस कंट्रोल्स को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा फैमिली एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको हर महीने 1,000 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है। आपका तो मन करेगा कि सारे पैसे आते ही लेटेस्ट फोन ले लूं, दोस्तों के साथ पार्टी करूं या ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ा दूं। लेकिन घर के बड़े, आपके पेरेंट्स, हमेशा फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर जोर देते हैं, राइट? वो चाहते हैं कि आप सारा पैसा खर्च करने से पहले कुछ ना कुछ सेव जरूर करें। बस यहां पर आप हो गए एक कमर्शियल बैंक और आपके पेरेंट्स हो गए सेंट्रल बैंक। अब सीन में आते हैं आपके पापा। वो कहते हैं, बेटा सुनो, तुम्हारी 1,000 रुपये की पॉकेट मनी में से 45 रुपीज मुझे ला कर दे दो। ये कैश मेरे पास सेफ रहेंगे। ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड है और इसे तुम बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते। बस बिल्कुल यही चीज है कैश रिजर्व रेशियो या CRR। देश के सारे बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास कैश के फॉर्म में कंपलसरी रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पैसे पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देता। ये पैसा सिस्टम से समझो टेम्पररीली बाहर हो जाता है। जरा स्लाइड पर देखिए कितना क्लियरली समझाया गया है। मान लीजिए एक बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। अगर सेंट्रल बैंक ने CRR 4.5% सेट किया है तो बैंक को इस 100 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपए सीधा सेंट्रल बैंक की तिजोरी में कैश के रूप में जमा करवाने होंगे। अब बैंक इन 4.5 करोड़ रुपयों को ना तो आगे लोन पर दे सकता है और ना ही कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ये पैसा इफेक्टिवली फ्रीज हो जाता है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये टोटल डिपॉजिट्स आखिर है क्या? फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसे कहते हैं NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये बैंक के पास रखा हुआ वो सारा पैसा है जो उसे कभी ना कभी अपने कस्टमर्स को वापस करना है। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला, डिमांड लायबिलिटीज, जैसे आपके सेविंग्स और करंट अकाउंट का पैसा जो आप कभी भी मांग सकते हैं, और दूसरा टाइम लायबिलिटीज, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स जो एक फिक्स टाइम के बाद आपको मिलता है। तो CRR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास कितना कैश रिजर्व रखा है उससे बैंक के टोटल NDTL से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक का टोटल NDTL है 2 लाख करोड़ रुपए और सेंट्रल बैंक कहता है कि CRR 4.5% है। तो बैंक को कितना पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा? सिंपल सा हिसाब है। 2 लाख करोड़ का 4.5% यानी कि 9,000 करोड़ रुपए। ये 9,000 करोड़ कैश सेंट्रल बैंक के पास लॉक हो जाएगा। ओके, तो पापा ने तो अपने 45 रुपए ले लिए। अब सीन में आती हैं आपकी मम्मी। वो कहती हैं, बेटा बाकी बचे पैसों में से 180 रुपए तुम अपने पास अपनी गुल्लक में रखो। ये भी इमरजेंसी के लिए ही हैं, लेकिन ये रहेंगे तुम्हारे पास।
पर शर्त यह है कि तुम इसे सिर्फ सेफ चीज़ों में ही रख सकते हो, जैसे कि कैश, सोना या फिर गवर्नमेंट के सेफ बॉन्ड्स। बस यही है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR। ये NDTL का वो परसेंटेज है जो बैंक्स को अपने ही पास बहुत ही सेफ और लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे ज़रूरी बात इन दोनों के बीच का अंतर समझना है। CRR सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ कैश में, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसका मेन मकसद है मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करना, जबकि SLR बैंक अपने पास खुद रखता है और वो इसे कैश के अलावा गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिस पर उसे थोड़ा बहुत रिटर्न या इंटरेस्ट मिल जाता है। इसका मेन मकसद बैंक की अपनी सेफ्टी और स्टेबिलिटी है। तो आखिर ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल है, क्योंकि CRR और SLR मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि बैंक के पास आगे लोन देने के लिए कितना पैसा बचा है। सोचो, बैंक के पास 100 रुपये है। अगर CRR 4.5% और SLR 18% है तो 100 में से 22.5 रुपये तो लॉक हो गए, यानी बैंक सिर्फ बचे हुए 77.5 रुपये लोन दे सकता है। अगर सेंट्रल बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए CRR/SLR बढ़ा देता है तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए और कम पैसा बचेगा और लोन्स महंगे हो जाएंगे। और इसका उल्टा, अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो सेंट्रल बैंक CRR/SLR कम कर देगा, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा और लोन्स सस्ते हो जाएंगे। सिंपल। तो चलिए इस सेक्शन का एक क्विक रिकैप करते हैं इस माइंड मैप से। बैंक के टोटल डिपॉजिट्स है NDTL। इसका एक हिस्सा CRR पापा यानी सेंट्रल बैंक के पास कैश में लॉक हो जाता है। दूसरा हिस्सा SLR मम्मी के कहने पर बैंक अपनी ही गुल्लक में लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखता है। और जो पैसा इन दोनों सेफ्टी रूल्स के बाद बचता है वही बैंक आगे बिजनेस करने और लोन देने के लिए यूज कर सकता है। बिल्कुल सिंपल। ये है हमारे रिमोट के सेफ्टी बटन्स। चलिए अब आते हैं डैशबोर्ड के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पावरफुल हिस्से पर, यानी गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक। ये वो टूल्स हैं जिनका नाम आप हर 2 महीने में न्यूज़ चैनल्स पर ज़रूर सुनते होंगे। इन्हीं से सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की स्पीड को डायरेक्टली और बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है। चलिए इस असली खेल को समझते हैं। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आप एक बड़े किराने की दुकान के मालिक हैं, फेस्टिवल का सीजन है और अचानक आपकी दुकान में चीनी खत्म हो जाती है। आप टेंशन में आ गए। तब आप शहर के सबसे बड़े होलसेल डीलर यानी सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी एक रात के लिए 10 बोरियां चीनी उधार दे दीजिए, सुबह बिजनेस होते ही वापस कर दूंगा। वो डीलर कहता है, ठीक है, लेकिन इस उधारी पर मैं तुमसे थोड़ा सा ब्याज लूंगा। बस यही ब्याज या इंटरेस्ट रेट है, रिपो रेट। इसका टेक्निकल प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आमतौर पर एक रात के लिए वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। स्टेप 1, उधार के बदले वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के पास गिरवी रखते हैं। स्टेप 2, सेंट्रल बैंक उन सिक्योरिटीज के बदले उन्हें लोन दे देता है। स्टेप 3, इस लोन पर सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। रेपो का मतलब ही है रीपर्चेज ऑप्शन, यानी बैंक ये वादा करता है कि वो इन सिक्योरिटीज को एक दिन बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर वापस खरीद लेगा। अब इसी सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। फेस्टिवल का सीजन अब खत्म हो गया है, आपकी दुकान पर कस्टमर्स नहीं आए और आपके पास 50 बोरी चीनी एक्स्ट्रा पड़ी है। गोडाउन में इतनी चीनी रखना तो रिस्की है, तो आप वापस उसी होलसेल डीलर यानी सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी मेरी ये एक्स्ट्रा चीनी आप एक रात के लिए अपने पास रख लीजिए, कल मैं वापस ले लूंगा। डीलर कहता है, क्यों नहीं, इसके बदले में मैं तुम्हें थोड़ा रिवॉर्ड या इंटरेस्ट दूंगा। यही है दोस्तों रिवर्स रिपो रेट। सो दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एक बहुत ज़रूरी काम। जब बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा या लिक्विडिटी हो जाती है तो बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर देते हैं। ये उनके लिए एक 100% सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बदले सेंट्रल बैंक उन्हें जो ब्याज देता है वही रिवर्स रेपो रेट है। ऐसा करके सेंट्रल बैंक मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा टेम्पररी सोख लेता है ताकि महंगाई ना बढ़े। ओके, तो अब आपके लिए एक क्विक सवाल, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मार्केट में सब चीज़ें बहुत तेज़ी से महंगी हो रही हैं, यानी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की गाड़ी पर ब्रेक लगाना चाहेगा या एक्सेलरेटर? सोचकर बताइए कि इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स सी कौन इस रिमोट कंट्रोल को ठीक से समझ गया है। और इस क्विज का जवाब यहाँ है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक ब्रेक लगाएगा, यानी रिपो रेट को बढ़ाएगा।
और इसका असर आपसे सीधा जुड़ा है। जैसे ही सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है। बैंक इस बढ़ी हुई लागत को आगे अपने कस्टमर्स पर पास ऑन कर देते हैं और इसका नतीजा आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सबकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और आपकी ईएमआई महंगी हो जाती है। जब लोन महंगा होता है, लोग खर्च कम करते हैं, मार्केट में डिमांड गिरती है और धीरे धीरे महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। सो द टेक अवे इज इस माइंड मैप से पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी या हाइक इकोनॉमी के लिए ब्रेक है जो महंगाई पर लगाम लगाता है, और रेपो रेट में कमी या कट इकोनॉमी के लिए एक्सेलरेटर है। जब इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है, सेंट्रल बैंक रेट कट करता है, लोन सस्ते होते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं और इकोनॉमी को एक जरूरी बूस्ट मिलता है। ये रिमोट का वो सबसे पावरफुल बटन है जो हर 2 महीने में इकोनॉमी की दिशा तय करता है। ओके, तो हमने सेफ्टी रूल्स समझ लिए, एक्सेलरेटर ब्रेक भी देख लिया। अब चलते हैं डैशबोर्ड के कुछ प्रो लेवल कंट्रोल्स की तरफ। ये वो टूल्स हैं जिससे सेंट्रल बैंक मार्केट में डायरेक्टली उतरकर एक सर्जन की तरह बहुत ही प्रिसाइज एडजस्टमेंट्स करता है। इसमें हम एक बहुत ही पावरफुल टूल देखेंगे जिसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और इसके साथ एक और छोटा लेकिन इफेक्टिव टूल है जिसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे। इसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO। इसको समझने के लिए सोचिए कि इकोनॉमी एक बड़ा सा वाटर टैंक है जिसमें पैसा भरा हुआ है। OMO सेंट्रल बैंक के हाथ में एक पानी का पाइप है। इस पाइप से वो या तो टैंक में और पैसा डाल सकता है या टैंक से पैसा निकाल सकता है। ये काम वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कर या बेच कर करता है। और जो दूसरा टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो भी समझ लीजिए। सोचो आप शेयर्स के अगेंस्ट लोन ले रहे हो। अगर 100 रुपए के शेयर पर बैंक आपको 80 रुपए का लोन देता है तो मार्जिन 20% है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक इस मार्जिन को बढ़ा देगा। अब आपको 100 के शेयर पर सिर्फ 60 का लोन मिलेगा। इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। मान लीजिए इकोनॉमी में सुस्ती है और सेंट्रल बैंक को मार्केट में पैसों का फ्लो बढ़ाना है। वो OMO के तहत ओपन मार्केट में जाकर कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना शुरू कर देगा। स्टेप 1, सेंट्रल बैंक G-Secs खरीदता है। स्टेप 2, बदले में वो बैंक्स को पैसा पे करता है। स्टेप 3, इससे बैंक्स के पास अचानक से ढेर सारा कैश आ जाता है, यानी सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। स्टेप 4, इस एक्स्ट्रा कैश से बैंक्स ज्यादा लोन दे पाते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी इंजेक्ट करना। और अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं। अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो सेंट्रल बैंक को सिस्टम से पैसा निकालना या सोखना होगा। स्टेप 1, वो अपने पास रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना शुरू कर देगा। स्टेप 2, कमर्शियल बैंक्स इन सिक्योरिटीज को खरीदेंगे और बदले में सेंट्रल बैंक को पैसा देंगे। स्टेप 3, इससे बैंक्स के हाथ से कैश निकलकर सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, यानी सिस्टम में मनी सप्लाई कम हो जाती है। स्टेप 4, अब बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा है तो लोन्स महंगे हो सकते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करना। तो OMO इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रल बैंक को डे टू डे बेसिस पर मनी सप्लाई को फाइन ट्यून करने की पावर देता है। इसके लिए रीपो रेट जैसे बड़े बटन को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका अनाउंसमेंट पूरी दुनिया देखती है। OMO चुपचाप पर्दे के पीछे से काम करता है। इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टेबिलिटी आती है और ये इकोनॉमी को बहुत ही सटल तरीके से सही दिशा में गाइड करता रहता है। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव टूल है। तो अगर रीपो रेट गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक है, तो OMO उस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम डायल है, जिससे सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसों की आवाज को कम या ज्यादा कर सकता है, एकदम प्रिसाइसली, बिना गाड़ी की स्पीड में कोई बड़ा बदलाव किए। ये एक सर्जन के स्कैल्पल की तरह है जो बहुत ही नाजुक ऑपरेशंस के काम आता है। ओके टीम, हमने रिमोट कंट्रोल के सारे इंपॉर्टेंट बटन्स, फाउंडेशन रूल्स जैसे CRR, SLR, मेन कंट्रोल्स जैसे रेपो रेट और एडवांस टूल्स जैसे OMO को डिटेल में समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब का आम आदमी यानी आपके और मेरे पॉकेट पर आखिर असर पड़ता कैसे है? चलिए इस आखिरी सेक्शन में सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। इस टेबल में पूरी कहानी का सार है, द फाइनल समरी। सेंट्रल बैंक के सामने हमेशा 2 बड़े मकसद होते हैं। पहला, जब महंगाई बढ़ रही हो तब वो CRR, SLR, रेपो रेट को बढ़ाकर मार्केट से पैसा खींचता है। इस पॉलिसी को कंट्रैक्शनरी या हॉकिश पॉलिसी कहते हैं। इसका सीधा असर आप पर यह होता है कि आपकी लोन की EMI बढ़ जाती है। दूसरा मकसद है जब इकोनॉमी में सुस्ती हो, तब वो इन्हीं टूल्स को उल्टा इस्तेमाल करता है, यानी रेट्स कम करता है। इस पॉलिसी को एक्सपेंशनरी या डविश पॉलिसी कहते हैं, जिससे मार्केट में पैसा बढ़ता है और आपकी लोन की EMI सस्ती हो जाती है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता।
उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप इस कोट में देख सकते हैं, आपके जैसे डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करना है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम स्टेबल और सेफ रहे, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा महफूज रहे और देश की इकोनॉमी एक सस्टेनेबल रास्ते पर आगे बढ़ती रहे। तो अब आप पर्दे के पीछे का ये राज जान चुके हैं। अगली बार जब आप न्यूज़ में रेपो रेट बढ़ने की खबर सुनेंगे या अचानक होम लोन सस्ते होने लगेंगे, तो आपको पता होगा कि इकोनॉमी के रिमोट कंट्रोल का कौन सा बटन और क्यों दबाया गया है। लेकिन असली सवाल और इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी चुनौती ये है, ग्रोथ और महंगाई के बीच, एक्सेलरेटर और ब्रेक के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर है क्या? एक ऐसी परफेक्ट सेटिंग जहां इकोनॉमी तेज भी दौड़े पर आउट ऑफ कंट्रोल